प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब कवि मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार कविता का सस्वर वाचन, भावार्थ, काव्य सौंदर्य और उससे जो छोटे अति लघुत्तरी प्रश्न बन रहे हैं उसको पढ़ेंगे। उसके पहले कवि का जीवन परिचय। तो कवि का जीवन परिचय। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद भी संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादक कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। तो मंगलेश डबराल का यह जीवन परिचय। आइए रचनाएं। इनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। इनकी 4 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। इस तरह से मंगलेश डबराल कई भाषाओं के ज्ञाता थे। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश जी की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। सामंती बोध में पूंजीवाद का उन्होंने विरोध भी किया अपनी लेखनी के माध्यम से। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। काव्यगत विशेषताएं। कवि श्री मंगलेश डबराल जी अनुभूति के धनी हैं। इन्होंने व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पर अपनी संवेदना प्रकट की है।
उनकी कविताओं में पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। उनकी कविताओं में परंपरागत किसी शास्त्रीय मान्यता के प्रति कोई आस्था नहीं है। पुरानी परंपराओं को निरर्थक मानकर अभिव्यक्ति के लिए नए नए प्रयोगों का स्थान दिया है। इस प्रकार उनकी कविता में नवीनता के भाव दिखाई देते हैं। पुराने उपमान और प्रतीक कवि को निर्जीव से लगते हैं, इसलिए इनकी कविताओं में नवीन भावों का संचार हुआ है। इनकी कविताओं में गद्यात्मक मुक्त छंद है, नए नए प्रतीक हैं, अनुभूति की छटा इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। कवि मंगलेश डबराल की भाषा कैसी है? सरल और सहज है। दैनिक जीवन में बोली जाने वाली शब्दों को ही उन्होंने अपनी कविता का माध्यम बनाया है। बोलचाल की भाषा जो आजकल हम करते हैं वही उनके कविता का माध्यम है। भाषा को कहीं भी दुरूह नहीं होने दिया है, कठिन नहीं होने दिया है। सहजता से भाव समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। जहाँ पूंजीवाद का विरोध हुआ है वहाँ कविता में इनके व्यंग के दर्शन भी दिखाई देते हैं। इनके काव्य में वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। यह कवि का जीवन परिचय, काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली और रचनाएं आपके सामने रखे। आप इससे भी छोटे छोटे अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको बनाना है। इनका जन्म कब हुआ था, इनकी रचनाएं, इनकी काव्यगत विशेषताएं, इनकी भाषा शैली, इस तरह से क्वेश्चन बना करके आप लिखिएगा तो कवि का जीवन परिचय पूर्ण रूप से आपको समझ में आएगा। आइए इस कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपके सामने रख रहा हूं। संगतकार, पहले कविता का नाम ही है संगतकार। तो संगतकार किसे कहते हैं? मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या वाद्य बजाने वाला कलाकार, उसको क्या कहते हैं? संगतकार। गरज, ऊंची गंभीर आवाज। अंतरा, अस्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जटिल, कठिन। तान, संगीत में स्वर का विस्तार। सरगम, संगीत के साथ स्वर। अनहद, योग अथवा साधन की आनंददायक स्थिति। अस्थाई, अस्थाई क्या है? अस्थाई का अर्थ है गीत का वह चरण जो बार बार गाया जाता है, जिसको कहते हैं टेक। तार, सप्तक, काफी ऊंची आवाज। राख जैसा गिरता हुआ अर्थात बुझता हुआ स्वर। ढाढ़स, बधाना, तसल्ली देना। ये कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। आइए कविता का पहले सार, इसके बाद तब कविता का सस्वर वाचन और कविता के भावार्थ को समझेंगे। तो आइए कविता का सार क्या है। इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की महत्ता को स्पष्ट किया है। संगतकार के महत्व को स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज का साथ संगतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से देता है। अधिकांशतः ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है जो कि शुरू से ही उसके साथ आवाज मिलाता आ रहा है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में रम जाता है, तब संगतकार ही अस्थाई इस प्रकार गाकर समा बांधे रखता है।
जैसे वह कोई छूटा हुआ सामान सजोकर रखा हो। वह अपनी टेक से, अपनी अंतरा से गायक को यह उन दिनों की याद दिलाता है जब उसने सीखना शुरू किया था, जब वह नौसिखिया था। कवि कहते हैं कि बहुत ऊंची आवाज में जब गायक, मुख्य गायक जब अपनी ऊंची आवाज में गाता है और स्वर से लड़खड़ाने लगता है, उसके स्वर उखड़ने लगते हैं, गला बैठने लगता है, तब संगीतकार अपनी कोमल मधुर आवाज के द्वारा सहारा देकर उसे इन अवस्था से उबारने का प्रयास करता है, उसका साथ देता है। वह मुख्य गायक को अस्थाई गाकर हिम्मत देता है, ढाढ़स बंधाता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है। वह पुनः उन पंक्तियों को गाकर, कौन सी पंक्तियों गाकर, उस गीत की पंक्तियों को गाकर, उस अंतरा को बार बार गाकर मुख्य गायक के बूझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करता है। इस समय उसके आवाज में एक झिझक से भी होती है, एक झिझक भी दिखाई देती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर तो नहीं पहुंच रहा है। ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उसके आवाज में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज नीची रखकर मुख्य गायक को सम्मान देता है। इसे कवि ने महानता बताया है, उसकी मानवीयता के गुणों को बताया है, उसकी मनुष्यता को बताया है। इसलिए संगीतकार जो होता है मुख्य गायक के त्याग का वह प्रतीक है। तो आइए इस कविता का हम सब सस्वर वाचन करते हैं। सस्वर वाचन। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो आइए इस कविता, संगीतकार कविता के जहाँ तक सस्वर वाचन किए हैं वहाँ तक के कविता के भाव को हम आप समझ लें। पहले कवि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, कवि ने मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाने वाले उस संगीतकार के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसी भारी स्वर में गीत गाता है, मुख्य गायक चट्टान जैसे भारी स्वर में जब गीत गाता है, तब संगीतकार उसको सहारा देकर संभाले रहता है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर में जब कोई गायक गीत गाता है, जब उसकी वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी, जब उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, तब संगीतकार उसको क्या देता है? सहारा देकर संभाले रखता है। संगीतकार की आवाज़ मुख्य गायक की अपेक्षा कैसी है? सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई होती है। वह आवाज़ कैसी है संगीतकार की?
सुंदर, कमजोर, कांपती हुई, और वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। ऐसा लग रहा है यह संगीतकार गायक का छोटा भाई, शिष्य या कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। मुख्य गायक का छोटा भाई है या शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है। यह रिश्तेदार संगीत सीखने का इच्छुक कहीं दूर से पैदल चलकर आया हुआ हो सकता है। यह संगीतकार जो रिश्तेदार है, संगीत सीखने का इच्छुक कहीं दूर से पैदल चलकर आया हुआ हो सकता है। यह संगीतकार पुराने समय से ही मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यह संगीतकार पुराने समय से ही मुख्य गायक की ऊंची और गंभीर आवाज में अपनी आवाज मिलाते चला आ रहा है। मुख्य गायक संगीत की कठिन तानों में भटक जाता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अर्थात मुख्य गायक संगीत की कठिन तानों में भटक जाता है, अर्थात उस स्वर के साथ नहीं गा पाता है, स्वर से विचलित हो जाता है, भटक जाता है, तब संगीतकार चला आता है भटकता हुआ एक अनहद में। जब गाते गाते एक अनहद में खो जाता है, भटक जाता है, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है, तब संगीतकार ही अंतरा को गाकर स्थिति को संभाले रखता है। तब संगीतकार ही अस्थाई को संभाले रखता है। जब मुख्य गायक जब अंतरे की जटिल तानों में के जंगल में खो चुका होता है, जब गायक अंतरा गाते गाते अपनी कठिन तान जब बढ़ता है, ऊंचे स्वर में जब गाता है, गाते गाते वह सरगम से भटक जाता है, एक अनहद में चला जाता है, वह स्वर से विचलित हो जाता है, तब संगीतकार ही अस्थाई को संभाले रखता है। तब संगीतकार ही उस गीत के अंतरे को गा गा कर स्थिति को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान कैसे संभालता है, जैसे कि इस भूमिका का निर्वाह करते हुए ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को समेट रहा हो। ऐसा करके जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ऐसा करके वह मुख्य गायक को यह एहसास कराने का कोशिश करता है कि वह भी ऐसा ही करता था जब वह नौसिखिया हुआ करता था। तो प्रिय बच्चों, ये कविता का भावार्थ आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं इस कविता की समरी को बता रहा हूँ। कवि ने मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाने वाले उस संगीतकार के महत्व को बताते हुए कहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गीत गाता है, तब संगीतकार उसको सहारा देकर संभाले रखता है। संगीतकार की आवाज मुख्य गायक की अपेक्षा सुंदर, कमजोर, कांपती हुई होती है। यह संगीतकार गायक का छोटा भाई, शिष्य या कोई उसका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। यह रिश्तेदार संगीत सीखने का इच्छुक नहीं, दूर से पैदल चलकर आया हुआ हो सकता है। यह संगीतकार पुराने समय से ही मुख्य गायक की ऊंची और गंभीर आवाज में अपनी आवाज मिलाता चला आ रहा है। मुख्य गायक संगीत की कठिन तानों में जब भटक जाता है, अर्थात स्वर के साथ नहीं गा पाता है, तब संगीतकार ही अपने स्वर से उसे संभालता है, सहारा देता है। कभी मुख्य गायक इतना भटक जाता है कि अनहद की गूंज में लड़खड़ा जाता है।
उसके स्वर में बिखराव आ जाता है। तब संगीतकार ही अंतरे की गीत को गा गाकर स्थिति को संभाले रखता है। इस भूमिका का निर्वाह करते हुए ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामानों को समेट रहा हो। ऐसा करके वह मुख्य गायक को यह एहसास कराने की कोशिश करता है कि वह भी ऐसा ही करता था जब वह नौसिखिया हुआ करता था। तो प्रिय बच्चों, ये कविता का भाव आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस कविता के शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य की तरफ। तो भाव सौंदर्य, मुख्य गायक की गंभीर वाणी की गीत गाते समय बल प्रदान करने के लिए संगीतकार अपनी सुंदर और कांपती आवाज में उसका साथ देता है। वह मुख्य गायक का आत्मीय जन ही होता है। वह मुख्य गायक का कोई सहायक सहारा देने वाला ही होता है। शिल्प सौंदर्य, खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। कविता में खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। भाषा सरल तथा भावानुकूल है। कविता में तत्सम, तद्भव और उर्दू शब्दों का मिला जुला रूप नजर आता है। कविता में क्या है? तत्सम, तद्भव और उर्दू शब्दों का प्रयोग मिलता है। चट्टान जैसे भारी स्वर, उपमा अलंकार। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। संदेह है, यहां कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। अनुप्रास, भारी स्वर, सुंदर, कमजोर इत्यादि। कविता गद्यात्मकता के निकट है, किंतु भावों की लय उसे गीतमयता का रूप प्रदान करती है। कवि को संगीत का सूक्ष्माति सूक्ष्म गुण ज्ञान है और माधुर्य गुण का प्रभाव है। तो कविता में ये कविता के शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य को आपके सामने रखा। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। कवि ने इस कविता में मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? आप ही सोचिए कि मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है। देखिए, जब मुख्य गायक का स्वर अत्यंत आत्मविश्वास से भरा हुआ तथा चट्टान के समान भारी और प्रभावशाली होता है, तो उसमें संगीतकार की भूमिका क्या होती है? संगीतकार की भूमिका यह होती है कि गायक में मुख्य गायक की भारी, गंभीर और गरजदार आवाज में अपना सुर मिलाकर मुख्य गायक के स्वर को बल प्रदान करता है। तो संगीतकार की आवाज सुंदर होते हुए भी कमजोर और कांपती हुई क्यों लगती है? देखिए, इस कविता में जो कहा गया संगीतकार की आवाज सुंदर होते हुए भी कमजोर और कांपती हुई लगती है। क्यों लगती है? इसलिए कि मुख्य गायक के स्वर में उसे अपनी आवाज मिलानी है। वह अत्यंत प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? मुख्य गायक प्रसिद्ध है, गायन कला में पारंगत है, जबकि संगीतकार इस क्षेत्र में क्या है? नया है। उसे प्रसिद्धि और महत्व भी प्राप्त नहीं है। मुख्य गायक की महानता के समक्ष अपनी लघुता का बोध उसमें हीन भावना ले आता है, जिससे उसका स्वर कंपित हो उठता है, कांपने लगता है। तो प्रिय बच्चों, आज कविता के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य कविता के भावार्थ को मैं समझाया। आज यहीं तक समझाऊंगा। इसके छोटे छोटे अधिलघुत्तरी प्रश्नों को मैं दूंगा, उसको आपको लिखना है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट अगला जो कविता का यह खंड है, दूसरे भाग के भावार्थ को, शिल्प सौंदर्य को, भाव सौंदर्य को समझाऊंगा तथा अभ्यास के क्वेश्चन को भी समझाऊंगा। अति लघुत्तरी प्रश्न हमेशा मैं दूंगा, उन प्रश्नों को आपको लिखना है। अभ्यास के क्वेश्चन को मैं केवल समझा दूंगा। धन्यवाद।